चैप्टर चल रहा था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हमने जो पढ़ा था मैं वो बताया था आपको। इसमें मैंने कहा था बेसिकली अब मानो 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन्स, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और इसमें एक टॉपिक और आया था आपका यंग मॉडुलस। तो ये सब आपने पढ़ा था उसमें फर्स्ट सेक्शन में। उसका सेकंड सेक्शन में चलाया था आपका, जिसमें कि हमने पढ़ा था मेनली प्रेशर में और कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, बार जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आप लोग क्या उसमें देख चुके हो। क्लियर। उसके बाद हमने इसी में पढ़ा था आपका गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक तो हो चुका है इसमें ऑलरेडी, है ना। और प्रेशर की वैल्यू जो आती है दैट इज एच रो जी, पी इज इक्वल टू था एच रो जी। मैं रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा आपको अभी। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था आपका इसमें बर्नौलीज थ्योरम भी आई थी, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, और पास्कल्स लॉ पढ़ा था विद एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम विद एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का लगभग 60% पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और जो बाकी के बचे 2 सेक्शन है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूं, तो हम पढ़ेंगे इसमें इसी का सेक्शन नंबर 3 मान लीजिए इसे एक तरह से, और जिसमें कि टॉपिक है आपका दैट इज सरफेस टेंशन। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा पृष्ठ तनाव। तो पहले तो होता क्या है समझ लीजिए आपका। कभी आप देखना, देखो ये मैंने गिलास है, गिलास में मैंने क्या ले लिया, कुछ पानी है, कोई लिक्विड ले लिया है। लेट मान चलिए मैंने वाटर लिया है, इसमें पानी लिया हुआ है आपका। देखो ये जो सरफेस होती है ऊपर सरफेस, इसे बोलते हैं फ्री सरफेस, क्योंकि बाकी सरफेस तो क्या गिलास से बंद है, बॉन्ड है, खाली ऊपर सरफेस फ्री होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस। इतना क्लियर। तो ये देखा जाता है कि फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जो फ्री सरफेस होती है वो कैसे काम करती है, एक झिल्ली की तरह काम करती है। जिस प्रॉपर्टी के कारण वो होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आप देखना, इस पे एक सुई लेना ऐसे करके, और सुई को ऐसे रख देना इस पे, तो सुई क्या है इसके ऊपर टिक जाएगी आपकी। लेकिन अगर तुमने क्या किया, हल्का सा इसको अंदर से सुई को डिप कर दिया और तब छोड़ोगे, तो सुई सीधे नीचे आ जाएगी। यानी कि वो झिल्ली जो है अगर तुमने इसे तोड़ दिया, ये सुई है यूँ रख दूंगा तो रह जाएगी उस पर, और हल्का सा मैं यूँ करके डिप कर दूंगा और तब छोड़ूंगा तो सुई नीचे चली आएगी। हम लोग जानते हैं सुई क्या होती है, आपकी स्टील की बनी होती है, और स्टील जो होता है उसका वेट ठीक ठाक होता है, लेकिन इसके ऊपर सुई रह सकती है बिकॉज फ्री सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ गए। यानी कि किसी भी लिक्विड की जो मुख्य सतह होती है वह एक झिल्ली की तरह काम करती है। समझ में आया ना। और यह सरफेस टेंशन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा समझ लो क्यों होता है ऐसा। ये समझ लो लेट ये कोई वो है, लेट कोई लिक्विड है ये आपका, ठीक है। ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 ये ऐसे करके, ठीक। अब देखो ये हो गया सरफेस के मॉलिक्यूल जो ऊपर है, ये हो गए बीच के मॉलिक्यूल। अब देखो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अब देखना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, इसको यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी और हर तरफ से लग रहा है। इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी किसी भी एटम को आसपास के एटम क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। जिस फोर्स से घेरेंगे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें जितना फोर्स ऊपर है उतना नीचे है, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। बट अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं, देखो होगा क्या, नीचे के जितने भी एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसे अपनी ओर खींच रहे हैं। तो नीचे की ओर तो फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं है। तो इसे नीचे के एटम ने क्या जकड़ के रखा है, बांध के रखा है आपका। इसी कारण से इसमें क्या आता है, स्ट्रेच, जो आपका एक तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जो काम कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, कि नीचे के एटम्स ने ऊपर के एटम्स को क्या किया है, बॉन्ड करके रखा हुआ है आपका। समझ गए। तो दैट्स व्हाई दिस फ्री सरफेस हैव सरफेस एनर्जी एंड द फोर्स विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये तो समझ गए आप क्यों हुआ। अब आगे बढ़ो। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है समझ लो। आपका डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसे बनाई जाती है, अगर इस सरफेस में मैं एक लाइन खींचूँ, इमेजनरी लाइन, माना मैंने कोई लाइन है, लेट्स इमेजनरी लाइन, तो इस लाइन के किसी भी साइड में, इधर हो या इधर हो, आइदर साइड ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। यानी अगर मैं इमेजनरी लाइन खींच दूं तो उस लाइन के किसी भी साइड 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। या और अच्छा बोलना चाहूं तो इसकी लेंथ अगर L है, इस लंबाई जो है आपकी सरफेस की, तो फोर्स पर लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या बनेगा, सरफेस टेंशन इज द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन
इमेजिनरी लाइन एट फ्री सरफेस, ठीक है, द फोर्स क्या आ जाएगा एट द फ्री सरफेस एक्ट परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एस टी लिख दूं इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, लिख लीजिए, समझ गए। या चाहो तो टी से दिखा दो, पहले सरफेस टेंशन लिखना पूरा और फिर टी से दिखा देना चाहिए इसे। टॉपिक आसान है, मतलब इजी पड़ेगा तुम्हें, टफ नहीं है इसमें कुछ, बस सीखते रहो बस। क्लियर, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो लिक्विड का स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मूव कम करेगा, वो ध्यान रखना। सरफेस टेंशन ज़्यादा हो तो लिक्विड क्या करेगा, मूव कम करेगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। समझ गए, आगे बढ़ूँ। अब देखो सरफेस टेंशन डिपेंड किस में करता है, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूँ अभी है। पहला टेम्परेचर, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तुमसे, और क्यों है ये भी आता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन दो चीज़ों में डिपेंड करता है आपका, एक तो टेम्परेचर में और दूसरा करता है इम्प्यूरिटीज़ में, अशुद्धियाँ मिला देंगे अगर तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो पहली चीज़ टेम्परेचर पे आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो सरफेस टेंशन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ये समझ लो आपका, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे इसे उबालना शुरू कर दूंगा, एटम्स को एनर्जी मिलेगी और बाहर की ओर जाएंगे, तो सिंपल सी बात, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। ये क्लियर, बिल्कुल याद रखना है आपको, ताप बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, कभी ध्यान देना, गर्म पानी में जो आपके कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा ढंग से धुलते हैं, ज़्यादा साफ धुलते हैं। होता क्या है आपका, हम लोग को पता है कि जो भी आपके कपड़े होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, अगर मैं उसे माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो बहुत छोटे छोटे रेसे बने होते हैं उनके अंदर, ठीक है जी। तो इन रेसों में क्या होता है, माना कबाड़ा फंसा हुआ ऐसे करके, ठीक। अगर पानी गर्म लिया जाएगा तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो अंदर तक क्या करेगा, इसमें घुस पाएगा या जा पाएगा, अंदर तक जाएगा और पानी के इन जो डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं इनको लेके बाहर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है। इसी कारण से गर्म पानी से कपड़े क्या होते हैं, साफ धुलते हैं आपका। कपड़े हुए, आदमी का शरीर हुआ, एक ही बात है आपका। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपका कि क्यों गर्म पानी में कपड़े सही धुलते हैं, साफ धुलते हैं आपका, तो पूरा बताना पड़ेगा सरफेस टेंशन आपको यहाँ दिखा के आपका। ये क्लियर। नंबर 2, ये डिपेंड करता है इम्प्यूरिटीज पे, और इम्प्यूरिटी दो टाइप की होती है आपकी। ए हो गई आपकी सॉल्युबल, मानी घुलनशील, और दूसरी इनसॉल्युबल, ठीक है। तो पहले सॉल्युबल पे आओ, ठीक। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को बढ़ाए जाने पर सरफेस टेंशन का मान कम होता है। अगर मैंने पानी की बात कर रहा हूँ, पानी में कुछ ऐसा घोल दिया इम्प्यूरिटीज को जिससे कि क्या होगा, जो घुलनशील है पानी में, तो सरफेस टेंशन का मान क्या हो, कम हो जाएगा, ठीक। जैसे तुमने देखा होगा, फिर से कपड़ों पे आ रहा हूँ मैं आपका, कपड़ों में क्या होता है, डिटर्जेंट मिलाते हैं, सर्फ मिलाते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। सर्फ एक्सेल हो, एरियल हो, वट एवर डिटर्जेंट इज, डिटर्जेंट इज ए सॉल्युबल मैटर, ठीक है जी। तो कोई भी सॉल्युबल चीज़ डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चीज़ दोबारा होती है आपकी, जब आप सर्फ को यूज़ करते हो तो सर्फ में जो पानी घुला हुआ होता है उसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण वह क्या होता है, अंदर तक किसी भी कपड़े के रेशे तक पहुंच जाता है। जब उसमें कपड़ा भिगाया जाएगा तो ये कम होने के कारण क्या होगा, वो अंदर तक चला जाएगा और डस्ट पार्टिकल को लेके बाहर आ जाएगा आपका। अब डस्ट पार्टिकल क्या होता है, केमिस्ट्री में आपका वो चिपक जाते हैं इससे और चिपक के बाहर ले आते हैं इसे, है ना। पर फिजिक्स के वजह से देखो अगर, तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या होता है, कपड़े डिटर्जेंट में ज़्यादा साफ धुलते हैं आपका। तो अगर 1 नंबर पे क्वेश्चन 3 नंबर पे आएगा, ठीक है जी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, बिकॉज डिटर्जेंट इट इज सॉल्युबल, क्या आ जाएगा, चलिए मटेरियल मान लीजिए सॉल्युबल, क्या आएगा। चलिए आगे देखूं, अब आ जाओ बी, इनसॉल्युबल, अघुलनशील अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है। अघुलनशील जैसे देखो, पहले समझ लो, अगर मैं ये अशुद्धि मिलाऊंगा
तो इस अशुद्धि के बढ़ने पर सरफेस टेंशन का मान भी बढ़ जाता है। इसमें उल्टा है, अगर किसी भी पानी या किसी लिक्विड में कुछ इनसोल्युबल प्रॉपर्टीज़ मिलाई जाए, इनसोल्युबल कोई डिटर्जेंट या क्या बोलूँगा, इनसोल्युबल कोई मटेरियल मिलाया जाए, तो ऐसे मिलाए जाने पर सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे पानी में अगर नमक मिला दें हम लोग, नमक क्या होता है, अघुलनशील होता है, ध्यान रखना। अगर तुम सागर का पानी जो होता है, सुना होगा तुमने, अगर तुम सी का वाटर ले आओगे, पानी ले आओगे और धूप में सुखा दोगे उसे, तो थोड़ी देर बाद पानी उड़ जाएगा और क्या नीचे बचेगा, नमक। नमक के नीचे बचने का मतलब ये है कि नमक क्या है, इनसोल्युबल है। सोल्युबल होता तो नमक की पानी के साथ क्या होता, उड़ जाता ऊपर, है ना। यही तो करते हैं, नमक ऐसी तो बनता है। सागर का पानी लाते हैं और सुखाते हैं उसे, है ना, या छान लेते हैं उसे। तो अब आप यहाँ पे आना है ना, नमक इनसोल्युबल है, इस कारण से नमकीने पानी पर या खारे पानी पर सरफेस टेंशन बढ़ने के कारण क्या होता है आपका, अब समझना, इस पानी से कपड़े धोना भी मुश्किल होता है, इस पानी से नहाना भी मुश्किल होता है। तुमने सुना होगा कभी कोस्टल एरियाज में प्रॉब्लम आती है आपकी है। कोस्टल एरियाज में क्या होता है आपका, जो वहाँ खारा पानी होता है सागर का, उसमें साबुन में झाग ही नहीं आता, लगे हैं साबुन घिसने में, झाग ही नहीं आ रहा है। आप नहाने में लगे हैं, झाग ही नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा झाग, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है उसका। ये ज़्यादा होगा तो पानी क्या करेगा आपका, झिल्ली बनाएगा, पानी हर जगह नहीं पहुँच पाएगा। इस कारण से खारे पानी से किसी भी चीज़ को वॉश करना मुश्किल हो जाता है। ये क्लियर, बिकॉज क्या आएगा, द सॉल्ट इज ए इनसॉल्युबल मटेरियल। एक बार चेक कीजिए, ये क्लियर। आगे बढ़ूं, चलो देखो, ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्या होता है, और विद एग्जाम्पल पूछता है आपसे, और ये जीके में पूछता है कई बार। अब दो छोटी चीज़ें समझ लेना, आसान सी चीज़ें आगे बढ़ने से पहले। एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। आसान है वो, एडहेसिव फोर्स, और एक होता है कोहेसिव। पहला देखो, द force of attraction between the molecules of different materials is called adhesive force। अलग अलग मटेरियल या पदार्थों के मॉलिक्यूल्स या अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट, और एक ही मटेरियल के एटम्स के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम, ठीक है, बस अब समझ लो। जैसे मैंने बोला, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स। इस जो आपका ये लकड़ी है, इसके जो एटम्स हैं उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स। लेकिन इस लकड़ी और ये दूसरा जो मटेरियल आपका यूज़ किया गया, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। अलग अलग है तो एडहेसिव, सेम है तो कोहेसिव। क्लियर, तब समझो, बहुत ही आसान है आपका। अब समझना, जिन पदार्थों का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वो चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपना ही फोर्स ज़्यादा होगा तो चिपकेंगे दूसरे से। जैसे कि इसमें Hg आता है, पारा आता है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मरकरी कहीं भी चिपकता नहीं है। आप कहीं देखना एक्सपेरिमेंट करके, हाथ में रहोगे चिपकेगा ही नहीं, आपके हाथ में हो, गिलास में हो, कहीं भी हो, ये कभी भी चिपकता नहीं है। और जिन पदार्थों का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वो सबसे पहले स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे गोंद हो गया आपका, फेविकॉल हो गया आपका, एडहेसिव नहीं सुनते, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है फोर्स, तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो चिपकाने के काम में यूज़ किया जाता है उन्हें, ठीक है। पर अगर मैं बीच की बात करूँ, जैसे पानी हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, तो पानी में क्या है, पानी में एडहेसिव फोर्स ठीक ठाक होता है, इसलिए पानी और गिलास में आप रखते हो और पानी को गिराने के बाद भी कुछ बूंदें उसमें क्या होती है, रह जाती है। समझ गए दोनों चीज़। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब समझो एक चीज़ और, अब यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन। इसमें समझो पहले, ठीक। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरीज का मतलब ये होता है कि ए थिन ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी, यानी कि बहुत पतली ट्यूब जो अंदर से खोखली होती है, बिल्कुल बारीक ट्यूब, बिल्कुल बाल जैसी हेयर थिन ट्यूब होती है, और जो अंदर से क्या हो, खोखली टाइप की हो, उसे बोलते हैं हम लोग कैपिलरी। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कैपिलरीज हैं आपकी।
जैसे ये मान के चलिए आपने वो देखा होगा स्पंज, जैसे स्पंज है, स्पंज टाइप का है ना। स्पंज को अगर पानी गिराओ, स्पंज को पानी के ऊपर रख दूँ तो क्या होता है, एकदम से पानी को सोख लेता है आपका वो। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन, क्योंकि स्पंज में बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, कैपिलरीज बनी होती है। उन कैपिलरीज से पानी क्या तुरंत ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज इन ट्यूब। ठीक, और समझो कि फाउंटेन पेन देखा हो आपने, जिसमें स्याही वाला पेन होता है, जो उसमें डुबाओ और लिखना शुरू करो, तो डुबाते ही साथ जो उसके निब जो होती है बीच में, निब पे जो लाइन होती है बीच में, इसमें क्या होता है, स्याही जो होती है वो चढ़ जाती है आपकी। तौलिया होता है आपका, तौलिया में क्या होता है, आपको छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है। जैसे तौलिया से शरीर को साफ करोगे तुरंत कैपिलरीज से पानी क्या होता है, वो खींच लेता है। प्लांट हो गए आपके, प्लांट में क्या होता है, नीचे रूट होती है, जड़ें होती है नीचे, और ऊपर क्या होता है, पानी में पौधे के जड़ों से लेके जो एक एक पत्ती तक उसके क्या है, पानी पहुंच रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है उसके अंदर। एक हो गया आपका विक एंड कॉटन विक हो गई आपकी रुई, दिया और बत्ती बोलते हैं ऐसे आपका। दिए में क्या होता है, एक हिस्सा रुई में उसमें डूबा, तेल में डूबा होता है, एक हिस्सा जल रहा होता है आपका। तो कॉन्टिन्यूस जो आपका जो तेल होता है उसकी सप्लाई किसके द्वारा की जा रही होती है, दीज स्मॉल कैपिलरीज, क्योंकि रुई में छोटी छोटी स्मॉल कैपिलरीज बनी होती है। क्लियर। इसके नुकसान भी हैं कुछ, जैसे तुमने देखो खेत जो होता है उसमें हल क्यों लगाया जाता है आपका, हल लगाने का रीजन ये होता है, जैसे आपका खेत है, खेत में क्या होता है, मिट्टी में छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं। अगर हल ना लगाया गया तो सारा का सारा पानी क्या होगा, उड़ जाएगा। जो नमी होगी मिट्टी की वो सारी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो नमी बनी रहे इसलिए हम लोग हल चला के इन कैपिलरीज को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब हल चलता है तो सारी कैपिलरीज क्या होंगी, टूट जाएंगी, तो जो नमी होगी वो बनी रहेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी। आप समझ रहे हो ना। इसी कारण से आपके जो घर होते हैं, आपकी बुनियाद के बाद आप जब ईंटें लगाते हो तो डैम प्रूफ लगाते हो उसके ऊपर। डैम प्रूफ का मतलब कैपिलरीज ना बन जाए। ईंटों में कैपिलरीज बन गई तो पूरी नमी आ जाएगी दीवारों पे से, नमी जो चढ़ रही होती है आपकी, यह डैम प्रूफ यूज़ करते हैं हम लोग कि कैपिलरीज ना बने, कैपिलरीज टूट जाए रास्ते में, ताकि नमी दीवारों पे ना चढ़ पाए। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी क्या हुआ, एंड कैपिलरीज में क्या होगा, पानी का ऊपर चढ़ना, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने आपको कई दे दिए हैं, बाकी आप भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल, है। आगे बढ़े। अब ये क्यों होता है ये भी समझ लो। इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी। एक छोटा टॉपिक और है इसी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श कोण भी कहते हैं बेटा इसे। अब समझो, देखिए अब मैं कैपिलरी को बना रहा हूँ। कैपिलरी बाल के बराबर होती है, बिल्कुल बहुत ही बारीक होती है। जैसे बाल है ना, बाल से भी छोटी मान लीजिए इवन, तो बहुत छोटी होती है कैपिलरी। देखिए कैपिलरी में होता क्या है, थोड़ा यहाँ से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। मैंने एक गिलास में अगर पानी लिया तो आप ध्यान रखना, पानी में क्या होता है, हल्का सा ये सरफेस होती है उसकी, यानी किनारों पे आप देखोगे तो हल्की सरफेस क्या होती है, मुड़ रही होती है, ऐसी हल्की सी कॉनकेव सरफेस बन रही होती है किनारों पे। समझ रहे हो। देखना पानी में, पानी कभी भी ऐसा नहीं होता, पानी ये नहीं होता, हल्का सा न्यू झुका हुआ होता है नीचे। ध्यान देना अभी पानी में, गिलास में देखना आपका, ठीक है। अगर मैं इस गिलास को बिल्कुल बारीक कर दूं और पास ले आऊं और पास ले आऊं, तो लास्ट में ये कैपिलरी की तरह काम करेगा। और कैपिलरी में पानी कुछ ऐसी शेप में होता है, ये शेप में, इसे बोलते हैं कॉनकेव शेप। समझ रहे हो दिस। और ध्यान रखिएगा ये, अब देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बढ़ाते हैं पहले। ये होती है कॉनकेव सरफेस, ये उन लिक्विड्स की होती है जिनका कि एडहेसिव फोर्स ठीक ठाक होता है आपका, जो चिपकते हैं। जैसे कि पानी चिपकता है, तो इस कारण से इसकी सरफेस होती है कॉनकेव सरफेस। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, यहाँ से खींचो टेंजेंट नीचे की ओर, तो इसकी टेंजेंट और जो नीचे की ओर सरफेस जा रही है इस गिलास की, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये कॉनकेव सरफेस के लिए होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब न्यून कोण, ठीक है जी। दूसरे केस में आओ, ऐसे मटेरियल जो कि चिपकते नहीं हैं, जिनका कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जो कि गीला नहीं करते, उनकी जो सरफेस बनती है वो ऐसी बनती है, कॉन्वेक्स सरफेस बनती है। अगर मैं इसका स्पर्श कोण निकालना चाहूँ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना चाहूँ, एक टेंजेंट खींचो यहाँ पे ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये सरफेस जो नीचे की ओर जा रही है, इनके बीच का एंगल, यानी कि ये एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ठीक है। तो जो भिगाते नहीं है उनका कैसा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ध्यान रखना, जिनका एंगल एक्यूट होता है वो क्या होते हैं, उनमें कैपिलरी एक्शन में पानी क्या होता है ऊपर की ओर जाता है आपका,
थोड़ा 1 मिनट, मेरा गला हो गया है। चलो स्टार्ट करूं। ठीक, जो एक्यूट एंगल बनाएंगे उनमें क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जो बनाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल, उनमें कैपिलरी एक्शन जब होगा तो क्या होगा, जो लिक्विड भरा होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सिलेबस में आपका ये वाला है, समझ गए? यानी अगर पारे में डाल दूं मैं, अगर मैं किसी रुई को मरकरी के अंदर डाल दूं तो रुई क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, पारा ऊपर नहीं चढ़ेगा, उल्टा रहेगा, मतलब रिवर्सल पे हो जाएगी इसकी प्रोसेस। एक बार चेक करो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर, कैपिलरी एक्शन क्लियर। अब इसके डेरिवेशन पे आओ। ये मैं क्यों बताना चाह रहा था तुम्हें, पानी मैंने बताया ना हल्का सा टर्न करता है, जब पास लाओगे और पास लाओगे और पास लाओगे तो सरफेस उतनी ही गहरी होती जाएगी आपकी। समझना यहाँ पे, और सरफेस टेंशन का बल भी लग रहा है, यहाँ पे लगा है सरफेस टेंशन, जो इसे खींचने का प्रयास कर रहा है ऊपर की ओर, झिल्ली है वो खींच रही है, तो इस खिंचाव के कारण पानी क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो देयर इज राइज बिकॉज ऑफ, क्या आएगा, राइज इन कैपिलरी, यानी कैपिलरी एक्शन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगर तुमसे बोले कैपिलरी एक्शन का मूल रीजन बताओ क्या है, तो दैट इज सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस कॉनकेव है, एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर जो उसे ऊपर की ओर ले जाता है। कैसे, ये भी सीख लो। आगे बढ़ूँ। अब इसका डेरिवेशन देखो। एक डेरिवेशन, हालांकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, हल्का सा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसका, पर समझ लीजिए। देखो थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं इसे, यहाँ बनाता हूँ। ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, दिस और अभी यहीं पे सरफेस ये, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया है जिसमें कैपिलरी को डाल दिया है एक, तो चेक कैपिलरी एक्शन कैसे होता है आपका। तो इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए आपका, इसका रीजन ये, लेट इसके नीचे प्रेशर है P, इसके नीचे प्रेशर है P, लेकिन कैपिलरी के ठीक नीचे प्रेशर जो होता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव डिप, यह प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होता है, ये होता है P-2T अपॉन R के रेशियो से। यानी कैपिलरी ट्यूब के ठीक नीचे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसकी सरफेस ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी सरफेस क्या नीचे, तो पानी कम है इतना उसके अंदर, तो प्रेशर में कमी आती है 2T अपॉन R के, जहाँ पर T है सरफेस टेंशन और ये R है इसकी रेडियस, जो सरफेस बन रही है इसकी रेडियस। देख लो एक बार, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब होगा क्या, प्रेशर यहाँ पे कम है, इधर प्रेशर बराबर है, तो यहाँ से एक फोर्स रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था हवा कब चलती है आपकी, जब प्रेशर कहीं कम हो जाता है आपका, वहाँ पे प्रेशर है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ कम हो गया प्रेशर, तो कोई भी लिक्विड हो गया या एयर हो गया, अधिक प्रेशर कम की ओर क्या होता है, जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे पानी क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, इसे वो करने के लिए इस प्रेशर से पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कितना चढ़ जाएगा ये भी देख लो। देखिए कुछ देर बाद क्या स्थिति होती है, देखो यहाँ देखो, ये तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये पानी चढ़ गया ऊपर, जब तक कि ये 2T बराबर R के बराबर ही ऊपर ना चढ़ जाए। तो यहाँ भी P हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ भी प्रेशर ठीक हो गया, यहाँ प्रेशर ठीक हो गया, लेकिन ये लिक्विड वाटर कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया आपका, लेट ये हाइट S तक पहुँचा। तो बस ये होता है आपका। कैपिलरी नीचे सरफेस टेंशन था, सॉरी कैपिलरी के नीचे प्रेशर क्या था, कम था, पानी आया, उसने भरा और यहाँ से पानी क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। कब तक चढ़ेगा, जब तक कि तीनों में प्रेशर बराबर ना हो जाए। देखो अगर ये समझ गए तो आधा काम हो गया। दिस द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन। माना H हाइट तक चढ़ गया है ना, आगे बढ़ूं। अब देखो, अब डेरिवेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए 2T अपॉन क्या है, R, ये प्रेशर है, और H हाइट पे चढ़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर को जब मैं बैलेंस करूंगा तो प्रेशर से बैलेंस करूंगा, यानी जिस हाइट पे पानी चढ़ा है इसका प्रेशर, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो H रो G इज इक्वल टू 2T अपॉन R। 2T अपॉन जो कम प्रेशर था वो, और जिस हाइट से चढ़ गया, अगर H हाइट पे चढ़ गया है तो प्रेशर कितना होगा उसके अकॉर्डिंग, H रो G फॉर्मूला होता है प्रेशर का, H हाइट है और प्लस रो और G, तो इसकी डेंसिटी हो गई लिक्विड की, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए ये यही प्रेशर, दिस इज ऑल्सो प्रेशर। आगे बढ़ूं।
तो किस हाइट तक जाएगा, तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 2t अपॉन ये आ जाएगा रो जी, लिखो आर भी है बेटा, ठीक। एक बार देखिए, अब एक चीज़ और है इसमें थोड़ा सा करने को, अभी एक तो ये हो गया, लगभग ये खत्म ही हो गया आपका। ये होता है डेरिवेशन, छोटा डेरिवेशन है इसका, अगर आए तो ये डेरिवेशन तुम्हें इतना सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कर लोगे ऐसे। ये थोड़ा बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे। और एक चीज़ और, क्योंकि होता क्या आपका, देखो थोड़ा सा मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं कैपिलरी में आ रहा हूँ, ट्यूब में, ये सरफेस है इसकी, ये दी सरफेस, और इस बिंदु से लेट ये मानिए इसकी रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। ये तो बताया मैंने, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस जो है आपका। पर दिक्कत क्या है, तुम्हें भी नहीं पता कि रेडियस क्या बनेगी। मैंने कैपिलरी डाली, अब मुझे क्या पता कि पानी का क्या रेडियस बनने वाली है। तो आसान करने के लिए हम लोग इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह इस रेडियस को लेते हैं, ये वाली रेडियस, यानी हमारी ट्यूब की रेडियस, जो कि नाप सकते हैं हम लोग। माना कैपिलरी ट्यूब है, मुझे पता है इसकी 0.1 mm की है, तो हम जानबूझ के इसके टर्म में रखकर स्मॉल आर के टर्म में इसको रख देते हैं। तो थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री लगा रहा हूँ। लेट ये एंगल थीटा है, ये एक ट्राइंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये इसका बेस हो गया, आधार, और ये कर्ण। तो यहाँ से कर रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार जो कि स्मॉल आर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर्ण जो कि कैपिटल आर। तो यहाँ से आर बराबर, ये इधर जाएगा, इधर आएगा, आर अपॉन कॉस थीटा, लिख लो। इस मान को यहाँ पे रखूँ तो वी गेट h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो, आर अब छोटा वाला आएगा, स्मॉल आर रो जी, लिख लो। ये आ रहे हैं, यानी कि हमने किया क्या इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह उसे रिप्लेस कर दिया रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब से, क्योंकि कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ये कैलकुलेट नहीं होने वाली। तो ये डेरिवेशन दिख रहा है, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। एक बार देखिए, कहीं कोई समस्या रहे तो बताओ। तो इस प्रकार से आपका थर्ड पार्ट जो है इसका क्या होता है आज, खत्म।